तो हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया। स्वरों को हमने 5 भागों में बांटा था। पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा साहब। आज पढ़ने वाले हैं हम व्यंजन। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन। तो देखो व्यंजन, आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन। देखो व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता ली जाती हो। मैं यूं कह रहा हूं, मतलब ऐसे कोई वर्ण जिनका उच्चारण करते समय इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, इससे हम व्यंजन कहते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया था वर्णों को हमने 2 भागों में बांटा। एक तो था स्वर, सर बताया नहीं बताया? बताया सर। एक था व्यंजन, बताया ना। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय या जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन ये व्यंजन कैसे होते हैं? जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अन्य वर्ण का सहारा लेना पड़ता है। तो देखो, वे वर्ण जिनका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। जैसे अब देखो, ये स्वर है तो ये स्वतंत्र है, इसको बोलने के लिए हमने किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली थी। लेकिन अगर मैं कहूँ ये व्यंजन है सर, ये व्यंजन है, तो इसको बोलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही है? सर स्वर की। देखो उसमें स्वर छिपा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ ऐसे पी पी, जब पा है ये वाला, ठीक है, ये पा है कि नहीं है सर? बिल्कुल है। तो इसको बोलने के लिए मुझे किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? आ की। ठीक है, अगर मैं उसमें से आ निकाल दूंगा तो जी तो आधा रह जाएगा, लेकिन उसको बोलने के लिए मुझे आ की जरूरत लेनी पड़ रही है। जैसे मैंने बोल दिया ली, ठीक है, तो ली को बोलने के लिए मुझे किसी अन्य वर्ड की सहायता लेनी पड़ रही है। वो कौन है? तुम्हारा बड़ी ई। लेकिन अगर बात करूं बड़ी ई, तो एक स्वर है जी, तो इसको बोलने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ड की सहायता नहीं ली गई थी। ये स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन अस्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड का सहारा लेना पड़ता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आई? कहना जाए सर आ गई। देखो, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। स्वरों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 11। लेकिन मूल स्वर कितने होते हैं? 13। वो मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, री और ल। ठीक है, दीर्घ री और ल, वो मैं बता चुका हूँ। व्यंजनों की संख्या होती है 33। सर कौन कौन सी व्यंजन होते हैं बताइए हमें। देखो, यह है तुम्हारे क, ख, ग, घ, ढ। ठीक है, घ, जिसको भी घ बोलते हैं, ड़ बोलते हैं, ड़ घ बोलते हैं वो लोग बोलने के लिए तो। ठीक है, लेकिन ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। अब देखो, कुल कितने व्यंजन हो गए जी? जी तो सर 25 हैं। कितने हैं? 25। कैसे? देखो, क, ख, ग, घ, ण, तो 5 ये हो गए। 5 और 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25। कितने व्यंजन हो गए? कितने व्यंजन हो गए सर? 25। इनको हम
वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन 25 को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है सर। अब देखो जे है तुम्हारा जे, ये अब देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? का से। ए स्टार्ट कहाँ से हुआ है? चा से। ए स्टार्ट कहाँ से हुआ है? टा से। ए कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ता से। ए कहाँ से स्टार्ट हुआ? पा से। तो हम देखो इनकी पहचान दिलाने के लिए हम क्या करते थे कि क वर्ग, इसको क वर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया कि ट वर्ग का तीसरा कौन सा है, तो सर ये ट वर्ग हो गया। तो ट वर्ग का तीसरा कौन सा है? ये वाला ट वर्ग का तीसरा। ठीक है, तो इसलिए इनको पहचान दिलाने के लिए ऐसे ता वर्ग का चौथा कौन सा है, तो 1 2 3 4, चौथा कौन सा है? ता वर्ग का चौथा ही तो है। तो इनको हम वर्गीय व्यंजन भी, वर्ग मतलब इसलिए क वर्ग का तीसरा। ठीक है, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसलिए उन्हें हम 25 को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। ठीक है, मतलब इनकी पहचान दिलाने के लिए ये हमने का वर्ग बोल दिया, इसको बोल दिया का वर्ग। सर ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, तो का वर्ग का चौथा, का वर्ग का तीसरा, का वर्ग का दूसरा, का वर्ग का पहला, का होगा जब का वर्ग का पांचवा, ऐसे। ठीक है, इसलिए अब देखो, अब बात करें हम कि पांचों को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। सर बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल। और इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। देखो इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श कैसे? स्पर्श, स्पर्श ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्पर्श, सिर्फ स्पर्श बोल रहा हूँ मैं, स्पर्श। तो इसको मैं स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। इनको, इन 25 को मैं स्पर्श व्यंजन भी कह सकता हूँ, इनको वर्गीय व्यंजन भी कह सकता हूँ। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। इन 25 को मैं स्पर्श और वर्गीय व्यंजन कह सकता हूँ। अगर कोई पूछ ले कि सर बताइए वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो सर 25। स्पर्श व्यंजन कितने सर? कि 25। ठीक है सर। और मैं अगर बात करूँ क्या कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीय व्यंजन है, तो इनमें से एक दे देगा और 3 अन्य दे देगा, जैसे य, र, ल या कोई और दे देगा। ठीक है, या वो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो 3 इनमें से दे देगा, एक अन्य में से दे देगा। इसलिए मुझे ये याद करने पड़ेंगे भाई, याद कराने पड़ेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो याद करने पड़ेंगे। तो इन 25 को का से लेकर के माँ तक कितने हैं? 25। इनको स्पर्श व वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है सर, ये तो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। अब अंदर की तरफ घुसते हैं हम। देखो जैसे मैं बोलूँ क वर्ग, ख, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब मुझे एक बात बताइए, क्या अब क, ख, ग, घ, ड़, क्या मैं उसके लिए कोई दूसरा वर्ड प्रयोग कर सकता हूँ? कि बिल्कुल कर सकते हो। देखो क, ख, ग, घ, ड़, उनको मैं कंठ्य वर्ड भी कह सकता हूँ। कंठ्य मतलब ये पांचों को, पांचों कौन से? का वर्ग के पांचों, का वर्ग के पांचों कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें कंठीय वर्ड भी कह सकता हूँ या कंठ्य वर्ड भी कह सकता हूँ। बोलो बात सही है गलत है? ठीक है सर। देखो ऐसे हैं च वर्ग, च वर्ग के पांचों, पांचों कौन कौन से? च, छ, ज, झ, ण। इनको मैं एक, इनके लिए, इन पांचों के लिए मैं एक शब्द यूज कर सकता हूँ। उस शब्द का नाम है तालव्य। कौन सा? तालव्य वर्ण। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण है, कौन सा नहीं है, तो इनमें से दे देगा वो पांचों में से। ठीक है, इसलिए याद करनी पड़ेंगे, क्योंकि जब टॉपिक दे रखा है तो भाई साहब याद करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करोगे तो मरोगे। ठीक है, अब देखो ट, ठ, ड, ढ, ण। अब देखो ट, ठ, ड, ढ, ण, इन पांचों के लिए मैंने एक शब्द प्रयोग किया है। कौन सा? उसका नाम है क्या? मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण, इनको मूर्धन्य वर्ण भी कह सकता हूँ। ट, ठ, ड। अब देखो
सर ट ठ देखो ट ठ मतलब मूर्धन्य क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसे हमारे जो जीव का ऊपर हिस्सा ना, ऊपर का एक तो देखो हमारा मुख है, तो मुख का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्से का जो बीच का भाग होता है, वहाँ से जा करके जो जीव लगती है ना, वो मूर्धन्य कहलाता है। वो हिस्सा क्या कहलाता है, मूर्धन्य। तो उनसे मतलब जब हम इन शब्दों को बोलते हैं ना, ट ठ ड ढ, तो माले मूर्धन्य, जो मूर्धन्य होता है ना, मूर्धन्य वाला, उनसे जाके टकराती है, इसलिए उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। मतलब ऐसे मुख है हमारा, एक मुख का नीचे वाला भाग हो गया, एक मुख का ऊपर वाला भाग हो गया, सर हो गया। अब क्या होता है, एक मुख का जो ऊपर वाला जो भाग होता है, उसके मध्य में देखो ट ठ ड ढ, तो हमारे जो मध्य से जाकर के जीव टकराती है, वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मूर्धन्य कहलाता है। मतलब मुख का जो ऊपरी हिस्सा होता है और ऊपरी हिस्से में जो मध्य का भाग होता है, वो मूर्धन्य कहलाता है, इसलिए उसे हम ट ठ ड ढ ण, इसलिए उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। देखो क कंठ को कहा था, क्यों, कंठ से बोलने के कारण। देखो च च छ ज झ ड़, इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य वर्ण क्यों कहते हैं कि देखो इन्हों पांचों को बोलने के लिए, छ छ ज झ ड़, इनको बोलने के लिए हमारे किसका प्रयोग करना पड़ रहा है, तालव्य। तालु कहते हैं किसको, मतलब जो मसूड़े होते हैं ना, हमारे जो मसूड़े होते हैं का, जो हमारे दांत होते हैं का, दांत, तो जैसे एक तो नीचे के दांत हो गए और एक ऊपर के दांत हो गए, तो दांत से ऊपर जो मसूड़े वाला हिस्सा होता नहीं है, उनसे मतलब जो उसको कहते हैं तालु कहते हैं, तालु, ठीक है, तालव्य या तालु कहते हैं, उनसे जाकर के जीव टकराती है, इसलिए उसे हम तालव्य वर्ण कहते हैं। देखो यू भाई बोल के देखो ना, च छ ज झ ण, जा रही है कि नहीं जा रही है, सर बिल्कुल जा रही है, इसलिए उसे हम तालव्य कहते हैं। क्योंकि जो मसूड़े वाला भाग होता है ना, मसूड़े वाला, मसूड़ी मतलब ये ऐसे तुम्हारे दांत होते हैं, दांत के जस्ट ऊपर से जाकर के जीव टकराती है, उसको हम तालु कहते हैं, इसलिए उसे हम तालव्य वर्ण कहते हैं। और ट ट मतलब तालु से ऊपर का और भाग, ठीक है, थोड़ा और अंदर जाओ तो वो ट ठ ड ढ ण, ठीक है, तो मूर्धन्य कहलाएगा। और दंत्य, दंत्य क्यों कहते हैं, क्योंकि त थ द ध न, इनको बोलने के लिए हमारी जो जीव है वो किससे टकरा रही है, जीव से, सॉरी दांतों से, किससे टकराई है, दांतों से। देख लो बोले के ऐसे त थ द ध न, तो दांत से टकरा के नहीं टकरा रही है, इसलिए उसे हम दंत्य वर्ण कहते हैं। देखो किसी भी, कुछ भी पढ़ो समझ के पढ़ो, ठीक है। तो त थ द ध न, ठीक है, तो दंत वर्ण कहते हैं। अप फ ब भ म, इनको पांचों को बोलने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ओठों का, ओठों का प्रयोग कर रहे हैं। देखो प फ ब भ म, इसलिए उसे हम ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। भाई समझ में आई कि नहीं आई। देखो क वर्ग के पांचों को हम क्या कहते हैं, कंठ्य, कंठ्य को कहते हैं, क्योंकि हमें इनको बोलने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, कंठों का। ऐसा क ख ग घ ड़, बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, सर बिल्कुल बोल रहे हैं, इसलिए उसे हम कंठ वर्ण भी कहते हैं। देखो च वर्ग के पांचों, च छ ज झ ण, इनको बोलने के लिए, इनको बोलने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, देखो च छ ज झ, किसका प्रयोग कर रहे हैं, तालु का। मतलब हमारी जो जीव है वो किससे जाकर के टकरा रही है, तालु से। और तालु क्या होता है, जो जस्ट जीव के ऊपर जो हिस्सा होता है, मसूड़ा सा, ठीक है, स्लप सा, ये वाला भाग, उसको हम तालु कहते हैं। और जीव वहाँ से कहाँ से टकराती है, तालु से, इसलिए उसे हम तालव्य वर्ण भी कहते हैं। और देखो ट ठ ड ढ ण, इनको बोलने के लिए हमारी जो जीव है वो कहाँ से जाकर टकराती है, मतलब मूर्धन से, मूर्धन्य बोलते हैं, जो जस्ट ऊपर का भाग होता है ना, जो बीच वाला भाग होता है, ऐसे जीव के जो ऐसे मुख का नीचे भाग होता है, ऊपर का भाग होता है, तो ऊपर का जो मध्य वाला भाग होता है उससे जाकर के जीव टकराती है, और उसको कहते हैं मूर्धन्य, ठीक है, इसलिए उसे हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। ट ठ ड न न, ठीक है। और त थ द ध न, इनको बोलने के लिए हमारी जीव है वो दांतों से टकरा रही है, इसलिए हम दंत्य वर्ण कहते हैं। और प फ ब ब म, इनको बोलने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ओठों का। देखो प फ, इसलिए हम ओष्ठ वर्ण ही कहते हैं। बात समझ में आई क्या नहीं आई। 25 वर्ड समझ में आ गए, बिल्कुल सर समझ में आ गए। आगे देखो अब बच्चे कितने हमारे पास, 8 8। देखो देखो य र ल वो, य र ल वो, इन चारों को कितने हैं,
अब देखो, इन्हीं में वर्गीय व्यंजन कह नहीं सकता, क्योंकि वर्गीय व्यंजन होने के लिए एक वर्ग में 5 वर्ण का होना जरूरी है। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसलिए उसे मैं वर्गीय व्यंजन कहता हूँ, क्योंकि एक वर्ग में होने के लिए कम से कम 5 वर्ण होना जरूरी है। बोलो ये 5 है नहीं, तो उनके लिए एक अलग नाम देना पड़ेगा सर। बिल्कुल, तो अभी पहचान तो दिलानी पड़ेगी। तो य र ल वो, य र ल वो, य र ल वो, इन चारों को क्या कहता हूँ मैं? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कहता हूँ। इन चारों को क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। य र ल वो, य र ल वो, इन चारों को क्या कहूँगा? अंतस्थ। य र ल को क्या कहूँगा? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। य र ल वो, य र ल वो क्या कहूँगा? अंतस्थ। अब देखो स, सह, स, सह, स, 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 ह, इसको बोलते हैं शरीफा वाला, इसको बोलते हैं षटकोण वाला, इसको बोलते हैं सासलेट वाला, और उसको बोलते हैं हायरन। इन चारों को मैं एक नाम दूंगा, क्या? ऊष्म वर्ण, ऊष्मी, ऊष्मीय या संघर्षी। संघर्षी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी वर्ण है, तो वो चारों में से देगा स, स, ह। समझ में आ रही है कि नहीं रही? या अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय वर्ण है, तो इन चारों में से देगा स, स, ह। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो अंतस्थ कितने हो गए? 4। ऊष्मीय कितने हो गए सर? 4। ठीक है। यर लव अंतस्थ और स उसको हम ऊष्म वर्ण या संघर्षी वर्ण या संघर्षी व्यंजन भी कहता हूँ। संघर्षी व्यंजन, ठीक है। संघर्षी। अगर आ जाए स्पर्श, तो स्पर्श तो इनको कहते हैं, वर्गीय व्यंजन को मैं स्पर्श कह सकता हूँ, लेकिन संघर्षी तो स इनको कह सकता हूँ, क्योंकि इनको बोलने के लिए थोड़ा संघर्ष लगाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। देखो स ह, थोड़ा संघर्ष सा करना पड़ता है, ठीक है। और इनको बोलने के लिए क्या है, थोड़ा ऊष्मा सी, थोड़ी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, ऐसे ऊष्मा स ह। अब देखो 25 तो ये हो गए वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, 25, 4 अंतस्थ हो गए, 25 4 29, 29 और 4 ऊष्म या संघर्षी हो गए, तो कितने कुल कितने हो गए? 4 और 4 8, 8 और 25 कितने हो गए? 33। तो मैंने बताइए कितने बताई थी व्यंजनों की संख्या? 33 ही तो बताई सर। बिल्कुल 33 से बताई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब देखो हमें, अब ये लिख रहा है वर्णमाला। वर्णमाला, देखो वर्णमाला किसे कहते हैं? मतलब वर्णों के सुव्यवस्थित समूह। मैं क्या कह रहा हूँ? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। सुव्यवस्थित समूह को या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब देखो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 44। कितनी? ये मैं पहले बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। 33 तो तुम्हारे व्यंजन हो गए, जो 25 थे वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म या संघर्षी, तो 33 और 11 स्वर हो गए, तो कुल कितने व्यंजन हो गए? 44। दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 44। ये तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि लेकिन कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या, तो कुल वर्णों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल, अगर खाली क्वेश्चन ये आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, तो वहाँ 53 54 जो खिंचवाए छोड़ देना, आँख बंद करके 44 कर देना। इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और अगर क्वेश्चन घुमा के अगर ये दे दिया कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल वर्णों की संख्या, तो 53 होती है। कितने होते हैं? 53। मैं अभी बताऊँगा 53 कौन कौन से होते हैं, घबराओ मत हो। 53 देखो, स्वर कितने हो गए सर? 11, ठीक है। व्यंजन कितने हो गए? 33। तो स्वर और व्यंजन मिला के तौर पर कितने हो गए? 44, ठीक है सर। 44 हो गए, गुड।
अब देखते हैं हम अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं मैं बताऊंगा किसे कहते हैं, लेकिन अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी? अंग और घ। मैं बताऊंगा इनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अयोगवाह देखो, आते आ रहा है तो आते अंग और घ, तो अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2। अंग घ, ठीक है, तो 2, ठीक है। और उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त कितने होते हैं सर? उत्क्षिप्त वर्ण कितने होते हैं सर? 2। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। उत्क्षिप्त कितने होते हैं? 2। उत्क्षिप्त वर्ण भी कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं उत्क्षिप्त? देखो, एक तो ए ड़, एक ड़, ए वाला, ए वाला नहीं, ए तो अड़ाखाड़ी होगी वो वाली, मतलब ए वाला, ए दोनों, बस दो ही वर्ण होते हैं उत्क्षिप्त, ठीक है। तो उत्क्षिप्त कितने होते हैं? 2। अयोगवाह कितने होते हैं? 2, ठीक है। अयोगवाह 2, उत्क्षिप्त 2। अब आता है संयुक्ताक्षर, मतलब संयुक्त धन अक्षर, संयुक्ताक्षर, ठीक है, मतलब 2 वर्णों के योग से बने हो 2, ठीक है। तो वो कितने हैं सर? 4। कितने हैं? 4। मतलब संयुक्त मतलब 2 स्वरों, 2 वर्णों के योग से बने हो, ठीक है, तो कितने होते हैं? संयुक्ताक्षर 4 होते हैं सर। कौन कौन से? क्षे, त्रा, ज्ञा और स्र। क्षे, त्रा, ज्ञा, स्र, ये 4 होते हैं। इनको मैं क्या कहता हूँ? संयुक्ताक्षर कह सकता हूँ। इन्हें मैं संयुक्ताक्षर कहता हूँ। इन चारों को क्या नाम दे दिया मैंने? संयुक्ताक्षर। देखो, इन दोनों को पहचान दिलाने के लिए अंग और ग, इनको मैंने नाम दे दिया अयोगवाह, इनको नाम दे दिया अयोगवाह। अड़ अढ़, इनको नाम दे दिया उत्क्षिप्त। क्या दे दिया? उत्क्षिप्त। इनको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, घबराओ मत हो। और क्षेत्राज्ञास्त्र, इनको एक ही नाम दे दिया और उसका नाम है संयुक्ताक्षर। और एक है अन्य विशिष्ट, जी अभी आया भाई साहब पहचान, मतलब ये अभी निकला है जी, नया नया है जी, ठीक है, उसका अभी नया नया जन्म हुआ है। अन्य विशिष्ट का, उसको अन्य विशिष्ट में जोड़ देंगे। वो कौन सा है सर? एक है अन्य विशिष्ट, और कौन सा है? ए वाला, ठीक है। मतलब जो लाल लट्टू से होते जो का खिलाऊं सी नौकर के, ठीक है, न्यों कर देता कछु ऐसे ही होता है, ठीक है, ठीक है। अरे ऐसे हैं जी, ठीक है। तो कौन सा अन्य विशिष्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो तुम, स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन 33, अयोगवाह 2, उत्क्षिप्त 2, संयुक्ताक्षर 4 और अन्य विशिष्ट 1। तो कुल कितने हो गए? देखो, 11 और 33 44, 44 और 2 46, 46 2 48, 48 और 4 52, 52 1 53, कितने हो गए? 53। मैंने क्या बताया? कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 53। मैंने यही तो बताया था, तो फिर दिक्कत क्या है बताइए, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या 53 होती है, और 53 में बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के भेद। अब देखो, वर्गीकरण के आधार पर मैंने स्वरों के भेद पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ लिए। स्वरों को मैंने 5 भागों बांट करके पढ़ लिया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब रह गए हमारे व्यंजन। क्या रह गए हैं? व्यंजन। तो वर्गीकरण के आधार पर मैं व्यंजनों के भेद पढ़ूंगा। और कितने भेद होते हैं सर? 8। कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। समझ में आई कि नहीं आई? सर कौन कौन से होते हैं ये तो बताइए। देखो, स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। मैंने क्या कहा है? स्पर्श नहीं कहा है मैंने। स्पर्श तो बे हो जाएंगे 25, स्पर्श तो बे हो जाएंगे 25। मैं कह रहा हूँ स्पर्शी, स्पर्शी और संघर्षी। संघर्ष तुम बता चुके हैं, ऊस में यहाँ संघर्षी, इनको बोलने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, संघर्षी। और ये स्पर्श संघर्षी, ठीक है। एक तो स्पर्शी, एक है संघर्षी, ठीक है। फिर तीसरा स्पर्श संघर्षी, फिर नासिक्य, नासिक्य। चौथा कौन सा है? नासिक्य। संघर्षहीन, ठीक है, संघर्षहीन। छठा कौन सा है? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, ठीक है, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त कितने होते हैं? मैं बता चुका हूँ कितने होते हैं सर? 2। और प्रकंपित, प्रकंपित, प्रकंपित। 7वां कौन सा होता है? प्रकंपित। 1 होता है प्रकंपित, ठीक है, वो कौन सा होता है? र, प्रकंपित। और पार्श्विक। 8वां कौन सा होता है? पार्श्विक। पार्श्विक का नाम है ल, ल पार्श्विक कहते हैं, ठीक है, पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक। बात समझ में आ रही है ना? रे देखो,
वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? 8। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, संघर्षहीन। देखो संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, फिर नासिक्य, फिर संघर्षहीन, नासिक्य और संघर्षहीन। उत्क्षिप्त, प्रकंपित और पार्श्विक, प्रकंपित पार्श्विक, उत्क्षिप्त। ठीक है, अरे यार कैसे याद कर लो, देखो स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। भाई संघर्षी यहाँ ले लिया और आगे क्या जोड़ दिया? स्पर्श, तो स्पर्श संघर्षी, फिर नासिक्य, नासिक्य, फिर संघर्षहीन, संघर्षहीन, फिर उत्क्षिप्त, प्रकंपित और पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक। ठीक है, अब एक एक से देखेंगे स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, संघर्षी। देखो अब एक एक से दिखाएंगे कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, प्रकंपित व्यंजन कितने होते हैं और पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, देखो एक एक ऐसे। लेकिन एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ी गलती से हुई थी मेरे पे से, मैं बताता हूँ। देखो मैंने बताया था तो मैं यहाँ पर मैंने देखो बताया था कि मैंने शेर बताया था। शेर बताया क्या? बिल्कुल बताया सर। अब शेर में जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि, ध्वनि तो देखो ध्वनि में तो चारों होते हैं। ठीक है, चार। लेकिन अगर शेर है और इसमें वर्ण कितने होते हैं, तो सर 4 वर्ण नहीं होंगे, इसमें होंगे 3 वर्ण, क्योंकि आ नहीं गिना जाता है, आ नहीं गिना जाएगा, आ नहीं गिना जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे कोई संयुक्ताक्षर, अगर कोई संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण में अगर कोई संयुक्त शब्द है, अगर कोई शब्द संयुक्त है, तो वहाँ तो मैं अंतिम आ को गिन सकता हूँ। ठीक है, वर्ण की गिनती में ले सकता हूँ। ठीक है, ध्वनि तो भाई ध्वनि तो आ की भी निकल रही है। ठीक है, तो ध्वनि तो मैंने गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, सही भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर संयुक्त शब्द में अगर वर्ण आ को गिन सकते हैं, लेकिन अगर संयुक्त शब्द ना हो तो फिर हम अंतिम आ को नहीं गिन सकते हैं। जैसे मैं देखो वाक्य में संयुक्त है जी, क्या संयुक्त बोलते हैं जब कोई एक वर्ण आधा हो दूसरे वर्ण से मिल रहा हो। ठीक है, उसे हम संयुक्त कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सही है, बिल्कुल संयुक्त इसमें गिल लिया कि नहीं गिल लिया, बिल्कुल सही है जी। तो ठीक है, तो गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ध्वनि तो भाई आ की भी निकल रही है ना उसमें, तो उसको क्यों हटा देंगे, लेकिन वर्ण में हटा सकते हैं उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी शब्द का अंतिम वर्ण आ हो तो वर्ण की गणना में नहीं गिना जाएगा। तो ये तो मैंने बताया था, अगर ठीक है वो गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम स्पर्शी संघर्षी। सबसे पहले मैंने क्या देखा था, स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं सर? 16। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16। सर कौन कौन से हैं स्पर्शी? स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। मतलब का कलम, खा खरगोश, गा गैया, घा घर, टा टमाटर, ठा ठठेरो, डा डलिया, ढा ढक्कन, ता तराजू, था थन, दा दवा, दा धनुष, और पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भालू। ये 16 के जो 16 है ना, 16, इन 16 को मैं एक ही नाम दे रहा हूँ और उसका नाम है स्पर्शी व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो 16। अगर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श तो में 25 होते हैं, जिनको हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि नहीं बताया। लेकिन स्पर्शी पूछ ले तो स्पर्शी तो 16 होते हैं, 16। ठीक है सर, उसमें एक लाइन नहीं आ रही है, च ये वाली कहाँ गई, च, छ, ज, झ कहाँ गई सर, मैं बताऊंगा कहाँ गई। ठीक है, तो च, छ, ज, ज, इनको मैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहूँगा, इसको मैं स्पर्श संघर्षी कहूँगा। अब देखो, और दूसरे पे क्या बताया था, संघर्षी। तो संघर्षी तो मैंने वहाँ भी पढ़ा चुका हूँ मैं।
अंतस्थ संघर्षी। तो संघर्षी कितने होते हैं? 4। और 4 कौन कौन से होते हैं? स स स स। ये सा कौन सा होता है? ये सा। देखो बहुत आगे आ जाएगा, ठीक है। इस सा को मैं तालव्य भी कह सकता हूँ, तालव्य, तालव्य, ठीक है। और इस सा को मैं मूर्धन्य कहता हूँ, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, ठीक है। और इसको मैं दंत्य कह सकता हूँ, दंत्य, दंत्य, दंत्य व्यंजन, ठीक है, दंत्य व्यंजन। तो इसको मैं तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, ठीक है। ओए हाँ हो गया, उसे काकल्य कहते हैं, वो आगे आएगी सब कुछ। लेकिन इसको देखो स स स ह, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं, ठीक है। संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? स स स ह, ठीक है। सासरीपा, षटकोण, स्लेट वाला और हैरान, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या देखा था? स्पर्श संघर्षी। देखो स्पर्शी पढ़ लिया, संघर्षी पढ़ लिया, और स्पर्श संघर्षी। और स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं सर? 4। कितने होते हैं स्पर्श संघर्षी? 4। 4 होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं? जो हम स्पर्श मतलब जो स्पर्शी व्यंजन थे, स्पर्शी जो व्यंजन थे, इनमें हमने कौन सी लाइन छोड़ी थी? च छ ज झ, ये तो छोड़ी थी मैंने। तो इन्हीं को मैं कहूँगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज झ, इनको मैं स्पर्श संघर्षी कहूँगा। क्या कहूँगा? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही? ठीक है। तो देखो स्पर्शी व्यंजन 16, संघर्षी व्यंजन 4, स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4, ठीक है, च छ ज ज, और संघर्ष व्यंजन स स स स स, ठीक है। अब आ जाएगा नासिक। अब देखो नासिक के कितने होते हैं? 5। क्यों? कि देखो इसका 5वां कौन सा था? इसका 5वां, इसका 5वां और इसका 5वां, और एक इसका 5वां। तो कितने हो गए? 4 तो ये हो गए, और एक जी हो गया, तो 5 हो गए, नहीं हो गए? जो नासिक के व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं उसको नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो जो 5 होगी, 5 मतलब 5 और 5, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का, ऐसे क च ट त पो, ये वर्ग हो गए, ठीक है। इन देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका प्रत्येक 5वां क्या कहलाता है? नासिक कहलाता है। क्योंकि उनको बोलने के लिए किस पे जोर पड़ता है? नाक पे जोर पड़ता है, इसलिए उसे हम नासिक के वर्णी कहते हैं। और ये 5वां होता है, प्रत्येक वर्ग का 5वां होता है, इसलिए उसे हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। नासिक के वर्णों को मैं पंचम वर्ण भी कह सकता हूँ। पंचम वर्ण, पंचम, क्योंकि 5वां वर्ण होता है, इसलिए मैं पंचम वर्ण भी कह सकता हूँ। और नासिक इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उनको बोलने के लिए जो जो वायु होती है वो नाक से निकलती है, ठीक है। और इनको बोलने के लिए नाक पर जोर पड़ता है, अणा अणा अणा, देखो पड़ रही नहीं पड़ रही है? तो नासिक व्यंजन, ठीक है। कितने होते हैं? 5। अब 5वें नंबर पर क्या आएगा? संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन। और संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। मतलब इनको बोलने के लिए हमें किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, सीधा य व य वो, य वो य वो। कितने होते हैं? य और व, तो य वो। तो संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं बताइए? 2। सर याद कैसे करेंगे? एक ही यहीं देखो, एक तो आ गया 52 वाला, आया नहीं आ गया? संघर्षहीन व्यंजन, तो वह ये आ गया। और एक यह जरा है, तो एक यह आ गया। एक ही ले ले कि नहीं ले ले? देख लो, ऐसे बता देते हम तो, ठीक है। मतलब वह जरा, या जरा, तो यह और वह क्या हो गया जी? संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन। तो संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं? 2, ठीक है। य, तो य वो। इनको मैं अर्ध स्वर व्यंजन भी कह सकता हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से अर्ध स्वर व्यंजन हैं, तो इन्हें अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। य और व, य वो, इनको अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजनों को अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। तो संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं? 2। और अर्ध स्वर व्यंजन कितने होते हैं? भी 2 होते हैं, ठीक है। तो ये वो। अब देखेंगे हम 6ठे नंबर पर कौन सा देखा था बताइए? उत्क्षिप्त। देखो पहले नंबर पे स्पर्शी व्यंजन,
दूसरे पे संघर्षी व्यंजन, फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन, फिर नासिक के व्यंजन। ठीक है, देखो संघर्षी, फिर मैंने इनमें से चावर के छोड़ दिया, चावर जो लाइन थी वो छोड़ दिया था, उस स्पर्श संघर्षी में जाएगी। फिर हमने पांचवा ले लिया था नासिक का, फिर संघर्षहीन। ठीक है, अब आ जाएगा उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं सर? दो। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? ए वाले, ड़। ठीक है, उन्हें मैं उत्क्षिप्त व्यंजन भी कह सकता हूँ। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन मात्र दो ही होते हैं, एक ए वाला, एक ए वाला, ड़। ठीक है, अगर ये किसी शब्द के अंत में आ जाए तो इसको फिर इंग्लिश में हम आर एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर एच। अगर किसी शब्द के अंत में आ रहा है तो अगर उसकी इंग्लिश बनाएंगे ना तो आर एच लिखना पड़ेगा, और अगर ये अंत में आ रहा है तो उसके लिए हम आर लिखना पड़ेगा, खाली आर। ठीक है, खाली आर। इसके लिए तो आर, ठीक है, और उसके लिए आर एच। ठीक है, इसको भी बता देंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ शब्द लिखा ऐसे भीलवाड़ा, लोहागढ़। ठीक है, ऐसे मैंने शब्द लिखा लोहागढ़, लोहागढ़, ऐसे लिखेंगे ना तो अंतिम वर्ण है। अब बहुत सा क्या करेंगे? डी लगा देंगे, डी, डी एच लगा देंगे। डी एच नहीं लगेगा क्योंकि जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है वो अंतिम वर्ण है, तो उसके लिए हम आर एच लगा देते हैं, आर एच। ठीक है, तो देखो उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। ठीक है, जब इन्हें बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी जीभ इनको फेंक रही है, ड़ ड़, मतलब जीभ एकदम फेंकती है इनको। ठीक है, ड़ ड़। ठीक है, इसलिए उन्हें उत्क्षिप्त का अर्थ फेंका हुआ, उसका अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? ड़ ड़। अब लेकिन इनकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, हम उनको भी बता देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है यार, 10-5 मिनट में और क्या हो रहा है? देखो इनके 5 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम, पहला नियम ये कहता है, उत्क्षिप्त व्यंजनों को लेकर के जो पहला नियम है वो ये कहता है कि इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। मतलब पहला नियम ये कह रहा है कि इनका प्रयोग कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। जैसे मैंने लिखा ढोलक। अब देखो पहला नियम तो ये कह रहा है कि इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे प्रारंभ में मैंने यूज कर दिया, तो बोलो जी गलत हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल गलत हुआ। अगर मैंने देखो जी ढोलक, डमरू, देखो उत्क्षिप्त व्यंजन का मैंने प्रयोग किया कि नहीं किया? लेकिन वो पहला नियम मना कर रहा है, तू लगा रहा है, तो लगा रहा है तो गलत मरेगा, वो तो मरेगा तो गलत होगा, नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, फिर कहेगा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो डमरू। ठीक है, ढोलक, तो ऐसा ढोलक नहीं लिखेंगे, ढोलक लिखेंगे ऐसे, ढोलक, ढोलक ऐसे होती है, डमरू ऐसे लिखा जाता है, डमरू। तो ये शुद्ध हैं, ढोलक और डमरू ये शुद्ध हैं। ढोलक ढा ढक्कन वाला ढोलक। ठीक है, और डमरू डाडलिया वाला डमरू। ठीक है, जी गलत है क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन का कभी प्रारंभ में प्रयोग नहीं किया जाता है भाई, और मैंने प्रयोग कर दिया, जब प्रयोग कर दिया तो गलत हो गया। ढोलक गलत है, डमरू गलत है, ये ढोलक और ये डमरू सही है। ठीक है सर, पहला नियम। दूसरा नियम ये कह रहा है कि अनुस्वार के तुरंत बाद इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कोई शब्द है और किसी शब्द के वर्ण, मतलब किसी शब्द के वर्ण पर, किसी व्यंजन पर अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो उनके तुरंत बाद इन उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे देखो, अब देखो जी कोई शब्द हो गया और शब्द में देखो जी माँ है, तो माँ के ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो अनुस्वार के तुरंत बाद इनका प्रयोग नहीं होता है। वो बोल रहा है ना अनुस्वार के तुरंत बाद इनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन मैंने प्रयोग कर दिया, जब कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे कंडा, जब मंडप, तो मंडप ये गलत लिखा हुआ है, कंडा जो गलत है क्योंकि अनुस्वार लगा हुआ है ऊपर, और अनुस्वार के तुरंत बाद उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। जब नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं? अशुद्ध, मतलब गलत हैं। तो शुद्ध कैसे? देखो मंडप ऐसे लिखेंगे, मंडप। ठीक है, मंडप, कंडा, क्योंकि इनमें अनुस्वार के बाद मैंने उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया है, ना उसमें किया है, तभी तो ये शुद्ध है। लेकिन इसमें अनुस्वार के तुरंत बाद मैंने किसका? उत्क्षिप्त
व्यंजनों का प्रयोग किया है, इसलिए दोनों क्या हैं, गलत। ठीक है, दूसरा नियम, तो दूसरा नियम पढ़ दिया। अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने पर इनका प्रयोग नहीं होता। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं और अंग्रेजी शब्दों को हम हिंदी में लिखते हैं, तो इन हिंदी शब्दों में या अंग्रेजी शब्दों में जब हिंदी में लिखते हैं तो इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे एक शब्द है रेडियो, तो रेडियो क्या है, एक इंग्लिश का शब्द है, एक अंग्रेजी शब्द है, और मैंने उसको हिंदी में लिखा। तो जब रेडियो एक अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी में लिखने पर इनका प्रयोग नहीं होता, वो मना कर रहा है भाई। तीसरा नियम मना कर रहा है कि भाई अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने पर इनका प्रयोग नहीं होगा, लेकिन मैंने प्रयोग कर दिया। देखो ये कर दिया कि नहीं कर दिया, तो गलत हो गया। ठीक है, हेड मास्टर एक अंग्रेजी का शब्द है और अंग्रेजी शब्दों को जब हिंदी में लिखा जाता है तो उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा नियम ये कह रहा है, लेकिन मैंने कर दिया। देखो हेडमास्टर में कर दिया कि नहीं कर दिया, तो जब कर दिया तो मर दिया, मतलब अशुद्ध हो गए, गलत हो गए। तो रेडियो ऐसे लिखते हैं, देखो रेडियो ऐसे लिखते हैं, रेडियो। ठीक है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से देख लो, रेडियो रेडियो। हेड मास्टर, ठीक है, हेडमास्टर। उसमें बोलो ये अंग्रेजी का शब्द है, तो अंग्रेजी शब्दों में जब अंग्रेजी शब्द हो और हिंदी में लिखा जा रहा है तो उनमें उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो उसमें किया है कि सर नहीं किया है तो सही है, इसमें किया है सर नहीं किया है तो सही है। तो ये शुद्ध हो गए या अशुद्ध हो गए। पहला नियम क्या देखा था, देखो पहला नियम ये कह रहा था कि इन शब्द में मतलब इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा। जैसे मैंने उदाहरण देखा था ढोलक, डमरू, देखा नहीं देखा सर, देखा। फिर दूसरा नियम ये था कि अनुस्वार के तुरंत बाद इनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हमने किया था तो गलत हो गई, नहीं किया तो सही हो गई। जैसे मंडप, कंडा, तो ये देखे थे उदाहरण। तीसरा नियम ये कहता है कि अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने पर उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन मैंने गलत कर दिया कि रेडियो हेडमास्टर कर दिया तो गलत हो गए, लेकिन दूसरा जो रेडियो इसमें हेडमास्टर इसमें नहीं किया तो सही हो गए थे। ठीक है, 3 नियम हो गए। चौथा नियम देखो, चौथा नियम ये कहता है कि ड और ड में से ये कोई आधा वर्ण मिला हुआ है तो भी ताड़न जात का प्रयोग नहीं होता है। ताड़न जात ही कहते, उत्क्षिप्त व्यंजनों को ताड़न जात भी कहते हैं। मैं बताऊंगा भाई, आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। इनको मैं ताड़न जात का भी कह सकता हूँ। देखो जैसे वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आ जाए, अगर ये आधे आ जाएं, मतलब ए इनसे पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इनसे पहले अगर ये आधे आ जाएं, आधे जैसे आधा आ गया, तो इनसे पहले इनके तुरंत बाद में इनका प्रयोग नहीं कर सकता हूँ भाई। अगर देखो उत्क्षिप्त व्यंजन है जी, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो ऐसे जी उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है, और जी इनसे पहले, अगर इनसे पहले इसी रूप में, अगर इनसे पहले अगर जी ड आधे आ जाएं, कैसे आ जाएं, आधे, कैसे आ जाएं, आधे, देखो आधे आ जाएं, तो मैं उनके तुरंत बाद इनका प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। देखो ड में से ये कोई ज़्यादा वर्ण मिला हुआ है तो भी ताड़ना जात का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ, देखो कैसे, जैसे मैं लिखा गड्ढा, तो मैं देखो ये आ गया ताड़ना जात वाला, उत्क्षिप्त आ गया, तो इससे पहले मैं अगर ये लगा हुआ है तो उसके तुरंत बाद इसका प्रयोग नहीं कर सकता हूँ मैं। ठीक है, जब करूँगा तो मरूंगा, फिर गलत हो जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग कटेगी। ठीक है, ऐसे पड्डा, तो पड्डा में देखो आधा वर्ण है, तो उसके आधा वर्ण अगर हो तो उसके तुरंत बाद में ताड़न जात या उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। जब किया तो गलत हुआ था, तो नहीं कर सकता हूँ, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो ये है आधा, तो उसकी मैंने किया, नहीं किया तो बिल्कुल सही है। ठीक है, गड्ढा, पड्डा, ठीक है, चौथा नियम में, ठीक है, तो नहीं किया है, और इसलिए सही हो गए। जब किया था तो गलत हो गए, और क्या है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब पांचवा नियम देखो, बस एक ही पांचवा नियम है जो जिनकी सी बजाएगा, तो चारों नियम तो इनके खिलाफ गए थे। ठीक है, पांचवा नियम सिर्फ इन उत्क्षिप्त व्यंजनों की सी बजाएगा। कैसे, इनका प्रयोग शब्द के या तो मध्य में होगा। सर फिर यहाँ पे भी तो मध्य में था, तो मध्य में, यहाँ पे भी तो मध्य में था, लेकिन मध्य में या अंत में किया जाता है। सर यहाँ भी तो अंत में था, वहाँ भी कुछ ऐसे वर्ण थे मध्य, लेकिन उसमें जो नियम थे
उनको भी तो फॉलो करना पड़ेगा कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, और किसी अनुसार के तुरंत नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। और भी देखा था हमने कि डडा के बाद नहीं किया तो नहीं किया जाएगा, और भी देखा था कभी कभी शब्दों के प्रारंभ नहीं किया तो नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो भी तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। अब इनका प्रयोग शब्द के या तो मध्य में किया जाएगा या फिर अंत में किया जाएगा, लेकिन शब्द के पहले कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा, और यही पहला नियम हमने पढ़ा था। पढ़ा नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा था सर, ठीक है। तो पांचवा नियम कहता है कि इनका प्रयोग शब्द के मध्य व अंत में किया जाता है, जैसे सड़क, सड़क, कढ़ाई, पढ़ाई। तो सड़क मैंने कहा मध्य में किया जा सकता है, किया जा सकता हूँ, मैंने किया नहीं है, नहीं किया तो गलत हो जाएगा। ऐसे कढ़ाई मैं कर सकता हूँ, नहीं यहाँ पर कर सकता हूँ, जब नहीं किया तो फिर गलत हो जाएगा। पढ़ाई मैं मध्य में कर सकता हूँ और मैंने यहाँ पर नहीं किया तो गलत हो जाएगा। सड़क कैसे लिखेंगे? देखो सड़क मध्य में कर सकते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं मध्य में, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सड़क, कढ़ाई, पढ़ाई ये शुद्ध हैं, ठीक है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी देख लेना कैसे लिखते हैं सड़क, सड़क, कढ़ाई, पढ़ाई, ठीक है। गड्ढा से लिखते हैं, गड्ढा, पड्डा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी देख बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। और यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे आगे, अब देखो आगे क्या देखेंगे, आगे देखो, अब देखेंगे हम कुछ नियम, देखो अब देखेंगे हम अन्य नियम, ठीक है। ऐसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, प्रकंपित, सॉरी वही कहाँ है यार, वही तो वही 6 नियम पढ़े थे, अभी तो 5, 7 और 8 2 नियम हो रह गए यार, क्या पता नहीं कहाँ ध्यान तेरा, ठीक है। तो प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन को मैं लुंठित व्यंजन भी कह सकता हूँ, प्रकंपित व्यंजन को लुंठित व्यंजन भी कह सकता हूँ। क्या? लुंठित, प्रकंपित व्यंजन को लुंठित व्यंजन भी कह सकता हूँ, ठीक है। और प्रकंपित या लुंठित व्यंजन सिर्फ एक है, वो है र। कौन सा है? र। देखो जरा र, इस रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कह सकते हैं। भाई साहब व्यंजन टॉपिक को कंटेस्ट याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कितने होते हैं? एक, वो कौन सा है? र। तो रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। तो प्र का अर्थ होता है आगे, और एक है कंपित, कंपित का अर्थ होता है कंपन, मतलब आगे का भाग कंपन होता हो। मतलब वो मैं ये कह रहा हूँ, जब हम रा वर्ड को जब उच्चारण करते हैं तो जो आगे का भाग होता है वो कंपन होता है, जैसे र र र, तो कंपन सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो प्रकंपित या लुंठित जब तो कहते हैं कि प्र का अर्थ होता है आगे और कंपित का अर्थ होता है कंपन। जब इसका उच्चारण किया जाता है तो आगे का भाग, जो जीव का आगे का भाग होता है वो कंपन, देखो र र र, कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। तो यही तो है लुंठित व्यंजन प्रकंपित, ठीक है। अब जो है पार्श्विक, देखो 8वां नियम है, 8वां जो वो नियम जो सॉरी जो हमने मतलब 8वां कौन सा भेद है? 8वां पार्श्विक। तो पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं? एक। ऐसे प्रकंपित एक होता है और पार्श्विक भी एक होता है, और पार्श्विक का अर्थ होता है बगल। मतलब जब इसको हम बोलते हैं तो बगल से हवा निकल जाती है जीव, जैसे ल ल ल। तो मतलब जब इसको बोल रहे हैं ना, पार्श्विक का अर्थ होता है बगल, बगल, बगल का मतलब ये समझ रहे हैं हम कि जब इसका उच्चारण करते हैं उसको ला को, तो जीव के बगल से बगल है करके क्या निकलती है? वायु निकलती है, जैसे ल ल ल निकल रही, नहीं निकल रही है, तो तभी तो पार्श्विक व्यंजन कहते हैं उसको। और पार्श्विक का अर्थ होता है बगल। तो पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं? एक। और कितना कौन सा? ला। पार्श्विक व्यंजन ला। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले मुझे ये बताइए, आई ना? आई गई? ठीक। तो और अब पढ़ेंगे हम स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा था कि व्यंजन के बारे में पढ़ा था, व्यंजनों को हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था, और कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में। 8 भागों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो था तुम्हारा संघर्षी तो था, सॉरी पहला था स्पर्शी, दूसरा था संघर्षी, तीसरा था स्पर्श संघर्षी, चौथा था संघर्षहीन, पांचवा था मतलब नासिक्य, और छठा था उत्क्षिप्त, और सातवां था प्रकंपित,
और 8वां था पार्श्विक। याद है? याद करो, पढ़ो, मस्त रहो, ठीक है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, बाय।